समझते, हमारा अधिकार है कि हम अपने सीमा के अंतर्गत बाढ़ बांध नहीं बनाने देंगे, क्योंकि बांध बन जाएगा तो ये पानी पूरा नेपाल में भर जाएगा और हमारी जनता परेशान होगी। ये उनका दृष्टिकोण है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग भी गए थे कई बार वहाँ, जब डॉक्टर राम बनन जी राष्ट्रपति थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो हम लोग अक्सर आया जाया करते थे। मैंने उनसे बात भी की थी और सुभाष जी भी हमारे साथ गए थे, वहाँ के सिंचाई मंत्री से बात हुई थी। आप खुद जानते हैं, आपका पड़ोस है, आपका महाराजगंज से लेकर यहाँ तक, इस बारे में आपको अपने विजन डॉक्यूमेंट को ठीक से जोड़ने की आवश्यकता है। अगर इसको आप जोड़ सकेंगे तो पूर्वांचल का भला हो जाएगा। अगर इसको आप गंभीरता से नहीं लेंगे तो हम बार बार बाढ़ में तबाह हो जाएंगे। रिंग बांध से कितना दिन चले, पानी का ओवरफ्लो हो जाता है, बाढ़ टूट जाता है, बंधे से बाढ़ नहीं रुके। बाढ़ थोड़ा मोटा बाढ़ हो तो बंधा रोक सकता है, लेकिन जब बाढ़ बहुत कड़ी हो तो बंधा नहीं रोक सकता। जो बंधा टूटता है तो कई गुना नुकसान करता है बाढ़ से। हम लोग हैं, इसको आपको अपना देखने की आवश्यकता है। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, बाढ़ केवल वही नहीं आती, बाढ़ पूरी भारत के हर जगह बहुत आती है। सबका एक पूरे भारत का एक विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिससे कि इसको बड़े पैमाने पर, चाहे देश चाहे विदेश, हमें बाढ़ का ज़्यादा खतरा नेपाल से आता है, तो हम लोग नेपाल से बात करके इसको रोकने का प्रयास करें। ये अगर हो जाए तो हम लोग काफ़ी कुछ, हमारा उत्पादन बढ़ जाए, हम परेशानी से बच जाएं, हजारों घर बेकार हो जाते हैं, उससे बच जाएं। इसी साल आप देखें 37 तहसीलों में तमाम गांव, वो 37 तहसीलों में बाढ़ आई, तमाम घर 80,000 लोग बाढ़ से प्रभावित, उनका घर डूब गया, खेती डूब गई, सारा परिश्रम चला गया। मानवर मेहनत करके जब खेती की जाती है, परिश्रम किया जाता है, उसका फल नहीं मिलता तो किसान निराश हो जाता है। किसान इतना वो करता है कि उस कठिनाई को फिर संकट में बदलने के बजाय अपना काम करके उससे आगे बढ़ता है। इसलिए किसान पर हमको आपको ध्यान देने की जरूरत है। तीसरी बात है मानवर, शिक्षा कॉन्वेंट में नहीं जाती। यहाँ कौन पढ़ने आता है, कौन आता है? गांव का गरीब का बच्चा। ये नहीं कि केवल अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, इसमें सामान्य वर्ग के गरीब के बच्चे भी आते हैं। उनको वहाँ पढ़ते हैं तो कपड़ा मिल जाता है, खाना मिल जाता है, घर से जो उनको सहायता नहीं मिलती है उनको मिल जाता है। और आपने 29,000 विद्यालयों को बंद किया, उसमें कुछ को मर्जर किया, 10,000 से विद्यालयों को, 10,000 विद्यालयों को आपने टोटल बंद कर दिया। लेकिन जिसको आपने मर्ज किया उसका तो आप कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जो 10,000 टोटल बंद हो गए, ये लड़के कहाँ जाएंगे? आप देखेंगे, मैं तो आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ, ये 10,000 बच्चे कहाँ जाएंगे, किसके यहाँ जाएंगे? और मानवर सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं अपने यहाँ तो जिन पोलिंगों को जीतता था, माननीय मंत्री जी, उसी को आपने सब बंद कर दिया। कहा 50% लड़के, क्यों नहीं लड़के आते? इन कॉन्वेंट स्कूल में जो शिशु मंदिर चलते हैं, यहाँ आपके प्राइमरी स्कूल से योग्य टीचर नहीं, आपके अच्छे टीचर, उनका 50% लड़के नहीं, क्यों नहीं लड़के आते? इन कॉन्वेंट स्कूल में जो शिशु मंदिर चलते हैं, यहाँ आपके प्राइमरी स्कूल से योग्य टीचर नहीं, आपके अच्छे टीचर हैं, उनसे अच्छी आप तनख्वाह देते हैं, जितना ये कॉन्वेंट वाले नहीं देते हैं। या शिशु मंदिर टाइप स्कूल जो हैं, नर्सरी टाइप है, उतना तनख्वाह जितना आप देते हैं। उसके बाद आपके यहाँ क्या कारण लड़के नहीं आते? ये नहीं कि लड़के नहीं आते, आपने प्रतिबंध लगा दिया, 6 वर्ष से बच्चों को हम नहीं ले गए। एक जमाना था जब हम लोग 7-8 वर्ष की उम्र में पढ़ने जाते थे, 3-4 किलोमीटर स्कूल पढ़ता था। लेकिन अब छोटे बच्चे, छोटे से ही बच्चे उसमें पढ़ना चाहते हैं,
तो ये प्रथा जो आपने लगा दी, 6 वर्ष से ज्यादा बच्चे जो हैं उनको कम हैं, उनको हम नहीं लेंगे। ये नहीं होना चाहिए। इसको आप प्ले, जैसा मंत्री जी ने कहा था कि हम प्ले बॉय स्कूल के टाइप से उसको चलावेंगे, इसको आपको चलाना चाहिए। ये नहीं तो ये गरीबों के बच्चे कहाँ जाएंगे, जिनको कहाँ खाना मिलेगा, भटक रहे हैं। और जब हम पीडीए चला देते हैं पाठशाला तो आप नाराज हो जाते हैं। उसको बंद करो, ऐसे कैसे पढ़ा दिया, ऐसे कैसे सिखा रहा है। जब आप पढ़ाओगे नहीं, मैदान में घूमेंगे तो क्या पढ़ेंगे। इसलिए आप इन 10,000 बंद स्कूल के बच्चों की व्यवस्था करो। ये कौन आधार है 50। हम लोग पढ़ते थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो जूनियर हाई स्कूल में 3 क्लास थे और 20-20 लड़के थे, 60 थे। 60 में वो जूनियर हाई स्कूल चल जाए। अब कौन आपने प्रतिबंध लगा दिया। जब आपके पास टीचर थे तो उनको पढ़वाना चाहिए। 50 लड़के पढ़ते, क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। लेकिन आपने एक तरह से सोची समझी नीति के तहत गरीबों को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया है। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। कहाँ जाए गरीब, अनुसूचित जाति का बैठे हैं ये, अभी तो झगड़ा कर लेंगे निषाद जी। ये हमारे यहाँ बहुत जाते हैं, जैसे आप पहले जाते थे ऐसे ये भी बहुत जाते हैं। 4 गांव पा गए हैं निषाद का, उसी में जाकर रोज मीटिंग करते हैं, रोज आज ये है तो आज वो है। हाँ, और जब बात करो तो कहेगा जिस दिन लाठी लेके खड़ा हो जाएगा। गांव में नहीं जाओ, वो अकेले नहीं हैं, वहाँ और भी लोग हैं। इसलिए आप कम से कम सोचो, इन्हीं के बच्चे हैं, सबसे ज्यादा स्कूल इनके टूट रहे हैं। आप तो बोलो, रोज यदि यहाँ भाषण करते हो तो हम लोगों को धमकाते हो, ये कर दिया। आप क्यों नहीं बोलते मुख्यमंत्री जी से, हिम्मत तो है नहीं बोलने का। अरे भाई, आप तो मुख्यमंत्री से लड़े भी हो, ऐसा तो है नहीं लड़े हो। और उस लड़ाई में मैं भी आपके साथ रहा हूँ ना मुख्यमंत्री जी। हाँ, तो आपको बोलना चाहिए। ये निषाद, अनुसूचित जाति और जो जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, दलित हैं, शोषित हैं, इनके बच्चे ही इसमें ज्यादा पढ़ते हैं। इसलिए आपको इसकी आवाज उठानी चाहिए कि स्कूल बंद मत करो। अब बैठो, नहीं आप नहीं, आप प्लीज बैठिए। नहीं, नेता विरोधी दल खड़े, आप बोलिए। की बात में समर्थन करता हूं। नहीं, वो जवाब, लेकिन जो आपने वो नहीं, वो नेता, तो आपने 31 दिसंबर 2016 को हमें बैठे नहीं, प्लीज। फिर आप दिसंबर मंत्री जी प्लीज, झगड़ा होता भैया जब हम बैठ जाए तब आप बोलिए ना, प्लीज। नियम ये है जब हम बैठ जाए तब बोलिए। तो आप बैठ गए तो तुम्हें बोल देना चाहिए था। आप बैठे क्यों? अब मान्यवर, धन्यवाद, आपने टाइम दिया है, मैं भी चाहता हूं। अब आपका एक पर्यटन विभाग है, पर्यटन विभाग से माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपने विजन डॉक्यूमेंट में रखेंगे तो उत्तर प्रदेश को डॉलर मिलेगा। और डॉलर कहाँ मिलेगा? बनारस के भगवान शंकर के पूजा करने जाने वालों से नहीं मिलेगा। मथुरा वृंदावन स्तूप की खुदाई हुई थी कपिल वस्तु, अपना दर्शन करें और उसमें धन चढ़ाएं। आपको पता है कि हमारे यहाँ स्तूप की खुदाई हुई थी कपिल वस्तु में, और भगवान बुद्ध के अस्थि कलश में रखे अस्थियां मिली थी, और वो हमारे यहाँ से ले जा करके कलकत्ता के म्यूजियम में रख दी गई। अभी आप उसको अगर यहाँ मंगा लें तो उस पर दर्शन करने वाले बहुत जाएंगे। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। मैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन की बैठक में कोलंबो गया था, और कुमारी शैलजा जी ये अस्थि कलश लेकर लंका गई थी। एक जगह रखा हुआ था, वहां लिखा हुआ था भारत से आई हुई अस्थि कलश, और मीलों लंबी थी उस अस्थि कलश के दर्शन के। मैं जा रहा था, मैंने पूछा क्या है, तो कहा ये भारत से आया है।
यानी हमारे पास इतनी अच्छी चीज है जिसका हम लाभ नहीं उठा पा रहे। लंका में जाके वो पूजा जा रहा है, और यही कैंडी है, लंका में एक स्टेट कैंडी है, कैंडी में भगवान बुद्ध का एक दांत रखा है। उसको दर्शन करने के लिए सारे बुद्धिस्ट देश वहां बड़ी संख्या में जाते हैं, जंगलों में है वो, वहां जाते हैं, दर्शन करते हैं। हमारे पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। अगर वो आप लाकर यहाँ रख दें, कपिल वस्तु जो आपने बना है, तो आपको काफी संख्या में डॉलर, अभी तो 4 लाख यात्री आते हैं, तब बहुत यात्री बढ़ जाएंगे। एक कारण और है, जब ये आते हैं तो बनारस उतरते हैं, बनारस से आते हैं तो सोनौली होके लुम्बिनी चले जाते हैं, इधर आते हैं दिल्ली, दिल्ली से कपिल वहाँ श्रावस्ती से जाके चले आते। मान्यवर कपिल वस्तु जो जहाँ है वहाँ से लुम्बिनी केवल 8-9 किलोमीटर, और वो हमने नेपाल के लोगों से बात की थी, वो बॉर्डर खोलना चाहते हैं। अगर वो खुल जाए तो जो श्रावस्ती से भगवान बुद्ध क्या कपिल वस्तु का दर्शन कर जाएंगे तो वहीं से वो लुम्बिनी हो जाएंगे। अब वो ना खुले होने के नाते कपिल वस्तु से फिर वापस आते हैं, फिर नौगढ़ आते हैं, फिर गोरखपुर जाते हैं, गोरखपुर फिर लुम्बिनी जाते हैं, तो वहां जाते हैं सोनौली से तब लुम्बिनी जाते हैं। तो आप ये प्रयास करते कि भारत सरकार से समय तो दोनों सरकार है, उसको खुलवा देते, और ये जो अस्थि कलश है अगर आप लाकर हमारे यहाँ रख देंगे तो मैं आपको विश्वास करता दिलाता हूँ, आपको हजारों डॉलर आपको मिलेंगे। तो इससे पर्यटन से आप जो विजन बना रहे हैं, इससे आय बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश विकास की सीमा पर आगे जाएगा। अभी मैं कोई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अच्छाई बात बता रहा हूँ, आप सुनिए। तीसरी बात है मान्यवर, बिजली व्यवस्था। बिजली व्यवस्था हमारे शर्मा जी कह ही रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं, लेकिन बिजली व्यवस्था इतनी खराब क्यों है? आप कहते हैं हमें जितनी जरूरत है उतना हम पैदा कर लेते हैं, और फिर क्यों खराब है? इसके गहराइयों से सोचने की जरूरत है। कहाँ कमी है, कहाँ रह गई है? आपने माननीय अखिलेश जी ने जितने उत्पादन के केंद्र बनाए थे उससे कई गुना बढ़ाया, क्योंकि बिजली की मांग उससे कई गुना बढ़ गई। अब हर छोटा घर भी जिसके पास है, कुछ भी नहीं है, वो भी चाहता मेरे घर में बल्ब जले। तो जब बिजली की मांग बढ़ी तो उसी अनुसार उत्पादन बढ़ाना चाहिए। आप कोयले से बिजली बनाते हैं, महंगी बनती है, पहाड़ हमारे हाथ से निकल गए, उत्तराखंड में चले गए। अब हम जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक नहीं बना सकते। कोई प्रयास करें, योजना बनावें और वैज्ञानिकों को बैठावें। आपके उसमें घाघरा में सबसे ज्यादा पानी रहता है, और उस पानी से क्या आप बिजली बना सकते हैं? अगर ये बन जाए तो छोटी छोटी जगह बना करके, महंगा तो पड़ेगा लेकिन लोगों को आसानी से बिजली मिल जाएगी। अच्छा, मंत्री जी कह रहे संभव नहीं है, ठीक है, मान लिया नहीं संभव, क्योंकि पहाड़ तो आप चला गया, पहाड़ इसमें था तब आपके पास तमाम साधन थे। नेपाल से वार्ता करिए, नेपाल तो तैयार हो जाएगा आपसे बात करने को। उसके यहाँ बिजली लगाइए, बिजली दीजिए और अपना बिजली लीजिए। इसलिए बिजली के उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत। बार बार ये कहने से हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये कोई काम नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने जिले का एक बात बता दूं, आपने 1 अरब, आप सोचिए 1 अरब 70 करोड़ रुपया हमारे जिलों को दिया है कि, और 2 साल हो गया देना, कि वो बिजली की लाइन बदल दें, तार जर्जर टूट जाए। हम उसका दफ्तर खोजते खोजते परेशान हो गए, आज तक दफ्तर नहीं पाया। जब वो जान गया कंपनी नहीं है, कौन है आज, कंपनियां नहीं जान पाया। सीडीओ से पूछता हूं तो बताते थे उसका दफ्तर वहां गया, तो कहा यहाँ दफ्तर नहीं। ये रुपया खाने की योजना। हमारे जब वो जान गया ये मेले हैं, तो मेरे गांव में एक दिन आया, मैं नहीं था, 2-1 तार उतारा और चला गया, कहा हो गया। बहुत बड़ा घपला। आप देखिए, बजट का पर्यवेक्षण नहीं होगा, बजट का पर निगरानी नहीं रखेंगे,
तो आपका विकास चाहे जितना रुपया दे डालिए, आपका विकास संभव नहीं होगा। इसलिए बजट पर आपको पर्यवेक्षण करना चाहिए और इस पर हमारे समझ से आप करते होंगे, हम नहीं जानते क्योंकि आप मंत्री हैं, मंत्रिमंडल के लोग करते हो, लेकिन इस पर आपको देखना चाहिए कितना बजट रिलीज हुआ, कितना खर्च हुआ। होता क्या है, आप बजट पास कर लेते हैं, कंसोलिडेटेड फंड्स में उतना पैसा रहता नहीं देते हैं टाइम से, और जब देते हैं तो 31 मार्च को देते हैं मुख्यमंत्री जी। यहां से पहुंचा वहां फिर आधे घंटे 4 घंटे बाद वापस आ जाता है। ये न करिए, बजट को सही ढंग से करिए। हम थोड़े कहते हैं पूरा विकसित करिए, एक तरफ से विकसित करिए, लेकिन जिसको करिए बढ़िया करिए। आपने मेडिकल कॉलेज बना दिया, तो मेडिकल कॉलेज 50 बनाने से अच्छा था अगर 10 मेडिकल कॉलेज बनाते, पूरे डॉक्टर रहते, सारे लोग रहते, तो उसमें मरीज को लाभ मिलता। या तो आपका बिल्डिंग खड़ी हो गई और पैसा तनख्वाह में जा रहा है, काम हो नहीं रहा। इसलिए जो भी करिए जी। खत्म हो गया टाइम क्या? समय तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी समय कभी भी नहीं खत्म। और बोलने दीजिए। अब आपके स्वास्थ्य की चिंता मैं कर रहा हूँ। मानवर, अब आता हूँ मेरे को आपके स्वास्थ्य की भी चिंता है। रोजगार पर। अब रोजगार पर ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि आप अभी जोड़ा देंगे, इतना यहाँ भर्ती किया, इतना यहाँ भर्ती किया, इतना 2 करोड़ हो गया। हम कहाँ गणना लिए घूम रहे हैं? धन्यवाद। हम गणना लिए तो घूम नहीं रहे हैं। इसलिए मानवर, रोजगार के लिए एक बात थोड़ा शिक्षा में जरूर कहना चाहता हूँ। शिक्षा में मानवर, प्राथमिक शिक्षा के तो आपने व्यवस्था देखी है, लेकिन उच्च शिक्षा में अगर आप व्यवस्थित नहीं करेंगे तो उच्च शिक्षा शोध का भी करता है, नए नए आविष्कार करता है। उसके लिए उसको बजट देना चाहिए। और जब मैं उठाता हूं का बजट, तो शोध के लिए बचते नहीं जाता। आजकल शोध पर आप बजट बनाएंगे, जितने दुनिया के देश आगे बढ़े हैं उन्होंने इन्वेंशन पर, शोध, काफी पैसा खर्चा किया है और उनसे वो शोध करके नए नए तरीके निकाले हैं और उससे वो विकसित हुए हैं। तो हमको उच्च शिक्षा में इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब मानवर, रोजगार एक चीज है, अगर आप आउटसोर्सिंग के लेते हैं तो जरूरी है कंपनी को रुपया दे दें। मान लीजिए आप 14,000 देते हैं तो सीधे उसी को दे दीजिए। आप कंपनी को देते हैं, कंपनी वाला 3,000 काट लेता है। यही नहीं करता, उसका पीवीएफ नहीं देता। मेरे नगर पंचायत में मैं सवाल करते करते हार गया। पंडित जी तो आज है ही नहीं, एक भी निस्तारण नहीं होता। वो जैसे रहा वो आदमी, उसको पीवीएफ मिलना चाहिए, प्रॉब्लम में नहीं देते। वो दूसरा कमेटी बना, दूसरा आदमी बुला लेते हैं, उनको 2 वर्ष के बाद। तो ये सब आउटसोर्सिंग कम करिए। संविदा आप करते हैं तो संविदा कोई नौकरी नहीं है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का आदमी, मजदूर को हो चाहे कर्मचारी को, इस व्यवस्था को खत्म करके सीधे जब रुपया आप ही देते हैं तो उतने ही रुपए में विज्ञापन करिए कि हम इतने रुपए पर रखेंगे, देखिए लोग आते हैं कि नहीं आते, बजाय कंपनियों को देने के। कंपनी वाले माला माल हो जा रहे हैं, कार लेके घूम रहे हैं। मनवर, कानून व्यवस्था पर मैं कहना चाहता हूं, कानून व्यवस्था के लिए इतनी बड़ी धनराशि आप खर्च करते हैं। पहले एक थाने में 13 सिपाही होते थे और एक सब इंस्पेक्टर होता था, एक मुंशी होता था। अब एक थाने में 14 सब इंस्पेक्टर है और 70 से ज्यादा 75-80 कांस्टेबल है, और फिर भी क्यों हो रहा है? हम प्रिवेंटिव क्यों नहीं सोचते? हम जब गुंडई हो जाए, गोली चल जाए, तब हम उनको पकड़ें, उनको दंड दें। इससे बेहतर है कि हम पहले से इसकी पूरी तैयारी करें। और कानून व्यवस्था तो जो है वो है ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कानून व्यवस्था सद्भाव से ठीक होगा, काउंटर से नहीं ठीक होगा। फर्जी मुकदमा लिखा कि किसी को जेल में डाल दीजिए, उससे भी ठीक नहीं होगा। सकारात्मक सोच रखिए। आप हमको कहते हैं हम लोग नकारात्मक सोच रखते हैं, आपको हम कहते हैं आप सकारात्मक रहिए। अगर आप सकारात्मक रहें तो प्रदेश बहुत माने में अच्छा हो जाए।
मान्यवर कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में कहना चाहते हैं, आप ये 151, 107 ये मुकदमे पर प्रतिबंध लगाइए। दरोगा बुला लेता है, बात करता है, जब पैसा नहीं मिलता तो उसको 151 में चालान करेंगे। मैं माननीय मुलायम सिंह जी को, आज वो है नहीं हमारे साथ, उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट। उन्होंने अपने टाइम में 151, 107, 3/7 ये सारी धाराओं को निलंबित कर दिया था कि इसमें किसी का चालान नहीं होगा। आज पुलिस 151 दिखाकर बड़े बड़े लोगों को बुलाती है, डरवाती है, कहती है जेल भेज देंगे, नहीं हमको ऐसा करो। हम लोग दरखास्त देते हैं, कोई सुनने वाला नहीं मिलता, कोई सुनने वाला नहीं मिलता। तो इसलिए इस प्रथा को आप थोड़ा कम करिए, मेरा ये आपसे आग्रह है। एक बात, कितना भी बोल रहे हैं, खत्म करें क्या? नहीं सर खत्म तो आपका कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन आप अभी रुक जाइए। अच्छा, अभी तो मुख्यमंत्री जी गरमाए ही नहीं, अभी तो ठंडे ठंडे हैं। आज ठंडी ठंडी बात हुई है ना, गरम